अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं को अरहैया बुखार से बचाने के उपाय। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है और फसल को सही तरीके से बढ़वार मिले, इसके लिए फसल में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और फसल सुरक्षा करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं भोपाल की विषय विशेषज्ञ सोनाली तंवर। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं में सामयिक कार्य के ऊपर। रबी का मौसम चल रहा है और इस समय आपको किसान भाई क्या क्या सामयिक कार्य अपने खेत में करना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें आपका खाद्यान्न टिका होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। सबसे पहले देखा जाए तो मक्का के बाद अगर कोई स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है धान्य फसलों में, तो वो गेहूं का ही आता है। किसान भाई देखते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो खरपतवार की गेहूं में आपको दिखाई देगी। खरपतवार का बेसिकली मतलब यही होता है कि अगर आपकी जो फील्ड है उसमें कोई भी अनवांटेड प्लांट आपको दिख रहा है, फिर चाहे वो गेहूं की तरह दिखने वाला हो या चने का भी कोई पौधा क्यों ना हो, तो वो भी हमारे लिए खरपतवार ही होता है। अगर खरपतवार का प्रबंधन सही तरीके से आप सही समय पे नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आपकी जो मेन क्रॉप है उसमें 60 से 70% नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आप 30 से 35 दिन की अवस्था में देखें तो आपको यहाँ पे घास कुल के कई खरपतवार नजर आएंगे, चौड़ी पत्ती वाले कई खरपतवार नजर आएंगे। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए 2,4-D दवा की 0.4 से 0.5 किलोग्राम मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 दिन के बाद मृदा में पर्याप्त नमी होने की दशा में इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखते हैं कि ये तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो गए, घास कुल के पौधे हो गए। इसके साथ साथ भी अगर आपको कई और खरपतवार ऐसे नजर आते हैं, जैसे स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जंगली जई जो होती है या जो गेहूं का मामा होता है फ्लेरिस माइनर, तो इनके लिए आप गेहूं की फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए आइसोप्रोप्यूरान दवा की 750 ग्राम मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 20 दिन बाद मृदा में पर्याप्त नमी होने की दशा में इस्तेमाल करें।
और देख कर करें कि अगर आपको लगता है कि निदाई गुड़ाई करके आपके खरपतवार निकल सकते हैं, जो यंत्र है वो मार्केट में है, जैसे पावर टिलर आप देखेंगे उससे आप निकाल सकते हैं खरपतवार। साथ ही साथ आप देखते हैं कि एक पहिया निदाई यंत्र, दो पहिया निदाई यंत्र, खुरपी इत्यादि जो आपके उपकरण हैं उनसे आप नियंत्रण करके खरपतवार को निकाल सकते हैं। तो रासायनिक की तरफ न जाते हुए अगर आप जैविक को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर हम देखें तो पोषक तत्व का प्रबंधन हम गेहूं में किस तरह से करें, तो आपको यूरिया 110 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 55 किलोग्राम आपको डीएपी देना पड़ेगा और 20 किलोग्राम आपको पोटाश प्रति एकड़ की दर से देना पड़ेगा। सिंचित दशाओं में फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई से पहले भूमि में अच्छे से मिला देनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा का आधा पहली सिंचाई के बाद और शेष आधा मात्रा दूसरी सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिड़क देने से अच्छी बढ़वार होती है। अब अगर देखें हम कि सिंचाई का प्रबंधन, बेसिकली हम लोग 6 सिंचाई गेहूं में देते हैं। अगर उससे कम हमारे पास पानी है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी क्लाइमेट कैसी है, हमारी मिट्टी कैसी है, हमारा जो मिट्टी का प्रकार है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिंचाई देनी है, या तो फिर डिपेंड करता है कि आपकी किस्म कैसी है। 20 से 25 दिन पर, दूसरी सिंचाई हमको करनी है 40 से 45 दिन पर, तीसरी सिंचाई हमको करनी है 60 से 65 दिन पर, और चौथी सिंचाई हमको करनी है 80 से 85 दिन पर, पांचवी सिंचाई जो हमको करनी है वो करनी है 90 से 105 दिन पर, और छठी सिंचाई हमको करनी है 105 से 120 दिन पर। इस क्रम को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका 101% जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये जो आपका है ये सिंचित के लिए हम लोगों ने अनुशंसित किया हुआ है। इस क्रम में अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपको भरपूर लाभ इससे मिलने वाला है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू कीट और दीमक के द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इंसेक्ट की बात अगर हम करें तो माहू जो कीट होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। माहू आपने देखा होगा कि काले कलर का छोटा सा कीट होता है जो कि आपको बहुत सारे पौधों पर चिपका हुआ सा दिखाई देता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट जगह होती है, वहाँ से वो रस चूसने का काम करता है। माहू कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो ये तो माहों के ट्रीटमेंट की बात हो गई कि किस तरह से हमने जैविक नियंत्रण किया, किस तरह से हमने रासायनिक नियंत्रण किया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग दीमक की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है गेहूं में, क्योंकि दीमक क्या होता है कि किसान जो होते हैं कि गोबर की कच्ची खाद का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दीमक आपके खेत में प्रकोप कर देती है। तो दीमक के प्रकोप के लिए सबसे पहले तो अगर आपको दिख रहा है कि दीमक आप देख रहे हैं मिट्टी हटा के बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रही है, तो क्लोरोपाइरीफास का आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है। दीमक के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास का यूज करना है। तो इस तरह से हमने जो हमारी पूरी फसल का है जो प्रबंधन है, जो समसामयिक अभी आने वाला समय है, उसमें आप ये 2-3 चीजें ही स्पेशली देखेंगे तो आपको उत्पादन में भी फायदा मिलेगा और आप अच्छा जो भी आपका प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की। आज का कहा था व्यक्तिगत मामला, अदालत नहीं कर सकती हस्तक्षेप। श्रीलंका की एक कोर्ट ने सेना से लिट्टे के एक लापता कार्यकर्ता को पेश करने के दिए आदेश। 13 साल पहले संघर्ष के दौरान किया था आत्मसमर्पण। सेलिया विश्वनाथन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीटीपी के हमले करने से रोकने में नाकाम रहने पर जताई निराशा। कहा अफगानिस्तान शासकों से निपटने की अपनी रणनीति पर कर सकता है पुनर्विचार। अटलांटा में भारतीय मूल की मीनल पटेल मेडिकेयर घोटाले में दोषी करार।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। एफेमेरल फीवर को सामान्य भाषा में अढ़ैया बुखार के नाम से जाना जाता है। इस रोग से गाय और भैंस दोनों ही प्रभावित होते हैं। सामान्यतः पशुओं में ये बुखार 3 दिनों तक रहता है। इस रोग को मक्खी मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। तो आप अपने पशुओं को इस रोग से कैसे बचाएं, इस पर विस्तार से बता रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर गुणानंद झा। ये अरहिया बुखार को हम लोग 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, यानी ये बुखार का पीरियड जो होता है वो 3 दिन तक रहता है। ये वायरस के चलते होता है, ये विषाणु के चलते होता है, जिसमें मक्खी और ये कंप्लीट फ्लाइंग बाइट्स जो रहता है, मक्खी और इंसेक्ट सबके काटने से ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। एफेमेरल फीवर जो है खास करके क्लोवेन फुटेड जो हुफ वाला है, जिसमें खूर होता है 2 भाग में बटा हुआ, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ये सब पशु में सबसे ज़्यादा ये बीमारी का प्रभाव देखा गया है। और ख़ास करके जो उत्पादन देने योग्य पशु है, जैसे दुधारू पशु है, दुधारू पशु में यदि ये बीमारी होता है तो उसका उत्पादन क्षमता एकदम नगण्य हो जाता है। इससे पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये एफेमेरल फीवर का समय अब आ चुका है, शरद ऋतु है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। इस मौसम में अक्सर नमी और अधिक रहता है और वातावरण में भी बदलाव होता रहता है, जिससे आमतौर पर इस मौसम में पशुओं में ज्यादा रोग फैलते हैं, जिनके लक्षणों को पहचान कर इनका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वेक्टर ये कंप्लीट वायरल है, विषाणु जनित ये रोग है। इसका वेक्टर जो मक्खी है, इंसेक्ट सब है, उसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु पर कैरी करता है इस वायरस को और उसको फैलाता है। इसका मुख्य लक्षण है बाइफेजिक फीवर रहता है, जिसमें 2 तरह का बुखार रहता। प्रभावित पशु जिस पशु को ये बुखार हुआ है उसको 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। शिवरिंग होते रहता है, शरीर में कंपकपी रहता है। इनएपिटेंस जिसको हम कहते हैं भूख कम लगना, वो रहता है। टीयरिंग, कभी कभी आँख से आंसू भी छूता है, दोनों आँख से आंसू भी चलता है। नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से जो है म्यूकस निकलते रहता है। ड्रूलिंग एक लक्षण है इसका, जिससे मुंह से भी टप 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 करके पानी चूता है। कफ रहता है, स्नीजिंग रहता है, यानी छींकने का रहता है टेंडेंसी। और इसमें पशु का क्षति बहुत कम होता है। इसका मुख्य उपचार है एनाल्जेसिक। हम लोग जितना भी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन और तत्काल बुखार से राहत की दवा है उसी को देना है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उतना कारगर नहीं है, चूँकि ये वायरल है। ज़्यादा प्रभावित होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने आप 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 दिन के बाद पशु रिकवरी करने लगता है और पशु के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रहने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छुतही बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। इसलिए बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से इसकी धुलाई जरूर करें। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास करके जो पशु का जो शेड है, जो पशु का खटाल है, जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ साफ सफाई रखें, मक्खी का प्रकोप न रहने दें, कीट पतंगों को साफ सुथरा करते रहें ताकि कीट पतंग नहीं आए। कीटनाशक दवा का प्रयोग करते रहें जिससे वो लोग बाहर रहें। धुआं का, आग का धुआं का भी प्रयोग करने से मच्छर, मक्खी और विभिन्न तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, तो धुआं का भी प्रयोग करें। यदि ज़्यादा मॉइस्चर है उसके शेड में तो चूना का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ कोई विषाणु या जीवाणु का उत्पत्ति ना हो। इसका रेस्ट, पशु को जो पशु किसी काम में लाया जाता है उसके लिए रेस्ट सबसे अच्छा इलाज है इसका। और मुंह के द्वारा कोई चीज़ देने का प्रयास ना करें इसमें पशुपालक भाई, चूँकि
मुंह में सूजन रहता है, छाला के भी चांस रहता है, जिससे मुंह में घायल हो जाने के बाद या पशु को दवा पिलाने के लिए जो प्रयोग होता है यंत्र जिसे काड़ी बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाला उखड़ जाने की भी ज़्यादा चांस रहेगा, जिससे कि पशु ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खा पाएगी। यही इसका मुख्य उपचार है। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रमण रोग स्थानीय होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय पर फैलती है, उसी स्थान पर और उसी समय पर बार बार फैला करती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालक विभाग की ओर से उपलब्ध कराने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतकर पशुओं को गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं और इनसे अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की। आज का कहा था व्यक्तिगत मामला, अदालत नहीं कर सकती हस्तक्षेप। श्रीलंका की एक कोर्ट ने सेना से लिट्टे के एक लापता कार्यकर्ता को पेश करने के दिए आदेश। 13 साल पहले संघर्ष के दौरान किया था आत्मसमर्पण। सेलिया विश्वनाथन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीटीपी के हमले करने से रोकने में नाकाम रहने पर जताई निराशा। कहा अफगानिस्तान शासकों से निपटने की अपनी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब कई किसान नवीन कृषि तकनीकियों को अपनाकर अपनी खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार से मिलवा रहे हैं जो नेट हाउस में खीरा की उन्नत खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। मैंने अपना नेट हाउस लगाया हुआ है। ये मैंने 2020 में लगाया था। उसमें सरकार ने मुझे 65% तक सब्सिडी दिया है मुझे। तो लगाने से पहले सबसे पहले मैंने अपना खेत की मिट्टी पानी की जांच करवाई है। उसके बाद जो ये 1 एकड़ में मैंने अपना जो गोबर जो अपना खाद होता है वो मैंने 9 से 10 ट्रालियाँ इसमें गिरवाई हैं। उसके बाद बेड बनाया गया। जो बेड से बेड की दूरी है वो कम से कम 95 सेंटीमीटर की होती है। हाइट जो होती है वो 30-35 सेंटीमीटर की होगी और बेड की चौड़ाई होती है वो होती है 80 से 85 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसमें मल्चिंग बिछाई गई है। ड्रिप इरिगेशन से पहले मॉइस्चर दिया जाता है बीज लगाने से पहले। बीज लगाने के बाद जो खरपतवार होती है मल्चिंग से उसको रोक लिया जाता है, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट भी कम आती है और मॉइस्चर को रोक के रखती है अंदर। इसमें ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम पानी इरिगेट करते हैं प्लांट्स को। तो जो नॉर्मल बाहर पानी दिया जाता है तो पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। जो फ्लड इरिगेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ड्रिप इरिगेशन से हम पानी को बचा सकते हैं। खाद इसमें लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। जो NPK होता है 19-19 करके वो इसमें दिया जाता है। एक तो इसमें डेली इंस्पेक्शन किया जाता है कि कोई वायरस आ गया, फंगस आ गया, बैक्टीरिया जो भी है वो डेली देखना होता है। वायरस का जो पेड़ होता है उसको बिना टच किए मतलब स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देते हैं हम अपना नेट हाउस से। दूसरे पेड़ को नहीं छुएंगे। किसान भाइयों, विषाणु रोग से फसल को बचाने के लिए रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना जरूरी होता है, जिसके लिए यह इमिडाक्लोप्रिड या
एसिटामिप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करते हैं। और अपनी खीरा की फसल को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए यह किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करते हैं, जिससे इनकी फसल इन कीट व्याधियों से बचकर बढ़वार अच्छी करती है। अब ये जो खीरा लगाया हुआ है अभी इसमें, वो मैंने 9 सितंबर को लगाया था। लगाने के बाद से अब तक तुड़ाई इसमें कम से कम 4-5 तुड़ाई हो चुकी है। 300 क्विंटल जा चुका है हमारा, और अभी भी तुड़ाई चल रही है। इसमें तुड़ाई लेबर के द्वारा ही होती है। मार्केट में अभी हमें 14 से 15 का रेट एवरेज मिलता है। किसान भाइयों, इन किसान भाई ने 1 एकड़ एरिया पर नेट हाउस में खीरा लगाया है। इसकी लगातार तुड़ाई चल रही है और अब तक यह किसान भाई 300 कुंतल उपज ले चुके हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से 4.5 लाख रुपए की कुल आमदनी हुई। और यदि लागत खर्च की बात की जाए तो 1 एकड़ में नेट हाउस और ड्रिप सिस्टम पर इनका कुल खर्चा 8,40,000 रुपए आया था और फसल उत्पादन पर 2.5 लाख का खर्चा आया। नेट हाउस पर जो लगता है वह 2 फसल में ही निकल जाता है। किसान भाइयों, अभी यह फसल लगभग फरवरी माह तक उपज देगी, जिससे इनकी आय और बढ़ेगी। किसानों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये आधुनिक खेती में आ जाता है तो इससे लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोरी, जिला इंदौर के कृषक माखन सिंह ने। ये बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो माखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक बकरी पालन, विशेष करके गर्भवती जो बकरियां होती हैं उनकी समुचित देखभाल। कि बकरियों की औसत उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। लगभग 1.5 माह, अब 1.5 साल की उम्र में वो तैयार हो जाती हैं प्रजनन के लिए और गर्भ धारण करने के लिए। खास बात यह है कि जो बच्चे जनवरी से अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और उनकी तुलना में अगस्त और नवंबर के महीने में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तो इसी प्रकार से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें गर्भवती बकरियों के आहार की बारे में, तो गर्भवती बकरियों के लिए आहार खासतौर से ध्यान देंगे कि अंतिम जो 6-7 सप्ताह है उसमें हमको विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बड़ी बकरियों के लिए जो दाना देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए राशन देंगे लगभग 250 ग्राम प्रति 50 किलो के उसके वजन पर। उत्पादन राशन देंगे 450 ग्राम प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन पर। तो गर्भवती उसमें जो है अंतिम 2 माह के गर्भकाल में लगभग 200 ग्राम प्रतिदिन हमको एक्स्ट्रा अलाउंस देना पड़ेगा। और इसमें इसके साथ में उनमें उनके लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, नमक का मिश्रण जो है चाटने के लिए उनको देंगे। और इनकी साथ में हरी पत्तियों के अलावा लगभग 400 से 500 ग्राम के आसपास दाना मिक्सचर भी इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि जब आखिरी दिन आते हैं बच्चे देने के, तो उस समय हम बाकी जो भीड़ में से जो बकरियां हैं उनसे अलग करके इसके लिए अलग बिछावन और अलग व्यवस्था करें। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन उनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है।
बकरियों की देखभाल के लिए हमको मुख्य रूप से जो बिंदु और भी ध्यान में रखने लायक हैं कि उनका बिछावन बहुत अच्छा हो, सॉफ्ट हो, ताकि बच्चा देने पर ना तो उसके मेमने को, ना उसके खुद माता को, और ना ही उनके थनों को कोई नुकसान पहुंचाने पाए। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बच्चा अलग करके उसके नाक से और मुंह से जो म्यूकस है उसको हल्के साफ हाथों से उसको पोंछ दें, साफ कपड़े से पोंछ दें, और यदि उसमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है, थोड़ा मालिश करके जब खड़ा करेंगे तो उसमें अच्छे से उसमें स्फूर्ति का संचार जल्दी होता है। हमारे जो मेमने हैं उनमें नाल काटना, कई बार गलतफहमी में पशुपालक किसी भी गंदी नुकीली चीज़ों से काट देते हैं, उसके लिए हमको बचाव रखना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी कैंची या फिर नई ब्लेड से उसका नाड़ा काटें, ताकि उसमें किसी तरह के संक्रमण न रुके, और साथ में उसमें आयोडीन, टिंचर आयोडीन या टिंचर बेंजोइन लगा दें, और हर दूसरे तीसरे दिन उसमें टिंचर आयोडीन लगाते रहें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मेमना आता है, 1-1.5 घंटे के अंदर माता का प्रथम दूध जो कोलेस्ट्रम कहलाता है वह पिलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए कभी कभी बच्चा खड़ा नहीं होता है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्रशिक्षण देने पर वह अपनी माता के थन की तरफ बढ़ता है और दूध लेने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ भी खड़े होने के लायक की स्थिति में नहीं होती है, तो उसमें आपको अतिरिक्त प्रयास करके माँ को खड़ा करके उसको दूध पिलाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि आंवर सही समय पे नहीं गिराती है बकरी, तो उसमें आप कभी भी अपने हाथों से आंवर खींचने की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक की मदद से उसमें बाहर निकलवाएं जेर, और उसमें दवाएं वगैरह प्रॉपर उसमें बच्चेदानी में दवा वगैरह रखवाएं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए, और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। चाहे गर्भवती बकरियां हों या उनके पैदा हुए मेमने हों, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए उनके स्वास्थ्य पे। साफ़ सफाई अच्छी हो, उनका खाद्य और पानी साफ़ सुथरा हो, उनके आवास प्रबंधन अच्छे हो। जो मेमने हैं उनका समय पर कृमिनाशक दवा दिए जाने का भी कार्य बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें आपको पहले उसमें 15 दिन में, उसके बाद 3 माह की उम्र तक हर 15 दिन में जो कृमिनाशक दवा है वो देना पड़ेगा, और 3 से 6 माह की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने कृमिनाशक दवाएं आपको पशु चिकित्सक के सलाह पर अपने मेमने को देना पड़ेगा। कुछ विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, जैसे PPR है, मुंह पका खुरपका है, उसकी रोकथाम के लिए हमको टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। नहीं तो ये अधिकतर हमारे जो बकरी पालक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बीमारियों से होता है। तो उसकी जो टीकाकरण तालिका है, जैसा शेड्यूल है, उसके अनुसार हमको इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।